ओके बेटा, चलिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एटम्स। ओके, जैसे कि लास्ट टाइम आपने लेक्चर अगर हमारे जो पिछला चैप्टर था हार्डली 6 डेज में वो कंप्लीट हो चुका है। 6 दिन लगे उसको कंप्लीट करने के लिए। हाँ, ये भी कुछ 4-5 दिन में या 5-6 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। छोटा चैप्टर है ये भी, कुछ ज़्यादा दिन नहीं खींचेगा ये। अब अगर मैं देखूँ इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे कि यहाँ पर तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फिर उसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, डी ब्रॉयस एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड्स सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हमको देखना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस इस पे जो बनेंगे न्यूमेरिकल पार्ट वाले कम होते हैं, आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं इस चीज़ के पर। तो बारीकी से पूरा चैप्टर को बहुत बारीकी से थ्योरेटिकली हमको पढ़ना है। नोट्स तो ऐसे डिज़ाइन हो रही है कि जो पूरा आपको एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाए, है ना। स्टेट बोर्ड में बहुत कुछ इसमें नहीं है, मतलब जैसे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहे आप, नहीं बताता हूँ। तो ये रदरफोर्ड का जो पार्ट है, ये सेकंड वाला, ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है स्टेट बोर्ड में जितना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एनसीईआरटी में वो थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें आई हुई है वहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पर ये सामने आपके पूरे चैप्टर का है। अब फिर उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन को फिर मैंने डिकोड किया है अलग अलग पार्ट्स में, तो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिकोड कर पाया हूँ। तो भाई यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट जो है कि स्टडी और डिस्कवरी ऑफ एटम, है ना। और एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहाँ सिर्फ एटम को लेकर स्टडी हो रही है। तो स्टडी और डिस्कवरी ऑफ एटम क्या है, किस चीज़ को लेकर है। देखो पहले आपको याद होगा, पहले ये माना गया था कि एटम जो होता है वो सबसे आखिर मैटर का हिस्सा होता है। मैटर को तुम उससे ज़्यादा और ज़्यादा बारीक नहीं कर सकते। दिस इज़ द लास्ट अनडिविजिबल पार्टिकल। तो ऐसा है कि ये मान के चला गया। फिर जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, जो पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किया। उन्होंने देखा कि कुछ कैथोड बीम ऑफ लाइट कैथोड रेज निकलते हैं, उसमें पार्टिकल्स निकलते हैं जो निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है कि उसमें देखो कुछ पार्टिकल्स रहते हैं। इन द ईयर 1887 की बात है, आई थिंक वो, है ना, अराउंड नहीं 1897 की बात है, सॉरी। वो हेनरिक हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था 87 का। तो इन द ईयर 1897 जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने देखा कि उसमें उनके पास कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं जो निगेटिवली चार्ज्ड है, और उनका जो मास है एटम्स के मास से बहुत ही ज़्यादा हल्का है। तो ये तो मतलब ऐसा कोई दूसरा पार्टिकल तो हो नहीं सकता, ये एटम से छोटा पार्टिकल है। तो अब अगर ये एटम से छोटा पार्टिकल है तो कहाँ से निकला होगा, एटम से ही निकला होगा। तो भाई इससे ये एक आइडिया आया कि भैया आप जो लास्ट सोच के चल रहे हैं कि आखिरी पार्टिकल एटम है, वो गलत है, कुछ और है ना। अब वो बोला गया कि देखो अगर एटम देखा गया था, जब एटम की खोज हुई थी, देखा गया था एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। अब अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और अगर मैं देख रहा हूँ एटम में से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर नहीं कर रहे, तो जाहिर बात है उसके अंदर और भी क्या हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा, हाँ या ना, है ना। उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया होगा, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस किया होगा। समझ में आया कि नहीं भाई पॉइंट ये, कि पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया होगा, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस किया होगा, है ना। तभी तो वो एटम पूरा का पूरा क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो भाई अब ऐसा है कि ऑन दैट बेसिस फिर आपके इन द ईयर 1898 में जे थॉमसन ने पहला अपना एक एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, है ना। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एटम कैसा होता है। फॉर दैट ही कंसिडर्ड कि देखो भाई एक स्फेरिकल बॉल के जैसा, है ना, होता है एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, निगेटिवली चार्ज आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, और इसमें पूरा का पूरा मगज जैसा, जिस तरबूज में कैसा होता है मामला पूरा जैसा, अब तरबूज को अगर आप देखेंगे, हैं, तरबूज के अंदर कैसा जो लाल जो मगज होता है उसके अंदर, और बीज उसके अंदर ऐसा एम्बेडेड होते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने वही वाटरमेलन का ही एग्जांपल लेकर बोला, जस्ट एज वाटरमेलन आपका जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज, एक लाल जो मगज होता है वैसा होता है,
और जिस तरह से बीजे अंदर रहते हैं तो वैसा ही वहाँ पर सीड्स एम्बेडेड होते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, ये जे थॉमसन का मानना था, है ना, कि एटॉमिक मॉडल कुछ इस तरह से है। आई क्या बात समझ में आपको? ये इनका एटॉमिक मॉडल का अजम्पशन था, है ना। इन द ईयर 1898, बस एक साल के बाद जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस बारे में उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया। मगर बाद में बहुत सारे कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए। जैसा आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जब उन्हीं के स्टूडेंट सर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट, उनके कहने पे जब रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, है ना। रदरफोर्ड सर क्या कर रहे थे, किसी एक्सपेरिमेंट का रिसर्च कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला ये फलाना फलाना एक्सपेरिमेंट ऐसा करके देखो तो क्या आ रहा करके रिजल्ट। तो उसमें अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कैसी हुई वो समझ में नहीं आया उनको, वो उस बारे में समझा नहीं सके, है ना। और बाद में और भी एक आया, जैसा अभी हम लोग कंडेंस्ड मैटर में पढ़ेंगे, उसमें स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रा बोले ये क्या चीज़ है, पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो बोले उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ पढ़ेंगे, तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे आ रहा, ये स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आ रहे, तो बोले वो भी समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पर। तो कई सारे बातों में ये फेल हो गया था। इनके एटॉमिक मॉडल को एक और नाम दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, आपको मालूम है प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा गया था इसको? क्योंकि इनका कहना था कि जैसा फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमारे यहाँ तो प्लम पुडिंग का इतना वो नहीं है, मगर जनरली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है वहाँ पर उनके कुछ ईस्टर डे या कुछ ऐसा सेलिब्रेशंस होती है। तो जैसा कि हमारे यहाँ शीरखुरमा बनता अपने ईद पर, रमज़ान ईद पर स्पेशली, है ना, शीरखुरमा बनता। तो वहाँ पर वैसे ही उनके कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर एक प्लम पुडिंग बनाने का रिवाज है। तो वो कुछ ऐसा केक जैसा या जेली जैसा कुछ होता है, और उसके अंदर छोटे छोटे जैसे कोई मतलब चेरी आती है ना, जो चेरी आती है, चेरी जो खाते हैं अपन पान में डाल के, चेरीज वो, या फिर कभी कभी चोको चिप्स, है ना, छोटे से जो आते हैं अपन जब बटर स्कॉच आइसक्रीम खाते हैं उसमें चोको चिप्स निकलते हैं। अब तो भाई अब जो भी हो तो उस टाइप से एम्बेडेड रहता। तो वो बस बताना ये चाह रहे थे कि जस्ट एज प्लम पुडिंग इस एटम का अरेंजमेंट होता है ना। जैसा प्लम पुडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, और उसका जो आसपास का जो सराउंडिंग में मटेरियल होता है दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से उनका बताना था। इन द ईयर 1898 उन्होंने ऐसा फर्स्ट एटॉमिक मॉडल बताया था। अब ये आया कंडेंस्ड मैटर की स्टडी। जब हम लोग मैटर को लेकर स्टडी करते हैं तो हम लोग ने क्या नोटिस किया, जैसे फॉर एग्जांपल हम गैसेस की बात स्टडी करते हैं, आगे जाके ये कई सारे उसमें देखा गया कि आपके जो मैटर होता है, जैसे गैस होता है, जब उसमें देखते हैं हम लोग कि एट ऑल टेम्परेचर दे एमिट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब आपको याद होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम आपने पढ़े थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ याद आया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम उसमें एक और उसी वक्त हम लोग ने एक चीज़ उसकी सेंटेंस की शुरुआत किए थे इस तरह से, कुछ समवट लाइक दैट, कि भाई कि एवरी बॉडी एट एवरी टेम्परेचर इमिट्स ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, है ना। हाँ, कोई भी बॉडी जो कहा जाएगा डिफरेंट टेम्परेचर अलग अलग रेंज की वेवलेंथ जो है वो इमिट करती है ना। फ्रॉम मतलब 0 to इन्फिनिटी बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ्स की वो रेडिएशंस इमिट करती है। अब उसमें से कुछ खास उसको देखा गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं नियॉन गैस को या कोई पर्टिकुलर गैस को इलेक्ट्रीफाई करता हूँ। इलेक्ट्रीफाई करने का मतलब क्या होता है कि आप एक कंटेनर जो होता है उसमें उस गैस को कैद करते हैं, और यहाँ से हाई वोल्टेज और यहाँ से लो वोल्टेज उसको इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीफाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट में हुआ करता था। ट्यूबलाइट अभी ये नहीं, ये तो एलईडीज़ है। ट्यूबलाइट्स याद है कि आपने देखा होगा, वो बड़ी, तुमने कभी इसको फोड़ के देखे होंगे, उसमें क्या निकलता? पाउडर जैसा निकलता, या पाउडरिश फॉर्म में, या गैस निकलेंगी उसके अंदर, है ना। तो मतलब उसमें क्या होता था, गैस रहता था, और उसको फिर आप एक्साइट करते थे यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें गैस के एटम्स मॉलिक्यूल्स जो है एक्साइट होते थे, और फिर उसके बाद उसमें से अलग अलग टाइप की वेवलेंस बाहर निकलती थी। अब ऐसा ये है, पहले ये माना गया था कि ये इनके कोलिजन की वजह से, इनके ऑसिलेशन की वजह से ये सब एनर्जीज बाहर निकल रही है, ऐसा पहले माना गया था। बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही है, ये कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ खेल हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और देखा गया कि हर गैस, हर अपनी पर्टिकुलर गैस एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का ही रेडिएशन इमिट कर रही है। बोले समझा नहीं, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के एग्जांपल के तौर पे मैं क्या देखता हूँ, एक स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक खास डिवाइस होता है।
है ना। जो स्पेक्ट्रोमीटर, देखो स्पेक्ट्रो क्या होता है, स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, मीनिंग वर्ड स्पेक्ट्रम, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम फर्स्ट ऑफ ऑल। स्पेक्ट्रम नाम सुना है इससे पहले और कभी, है ना। मैं 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से स्पेशली पूछना चाहूंगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसा एक वक्त में, बहुत पहले की बात है, 2014 के आसपास की बात है, एक बहुत चला था इस देश में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, है ना। ये तुम कभी कभार बाय चांस किसी के मुंह से सुने होंगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उस वक्त बहुत ज़ोरों शोरों पे चला था। असल में कुछ ऐसा है कि जो आप सब जो सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल सर्विस, है ना, जो भी है 4G 5G जो भी है, वो असल में जो ओन करता है, वो जो असल देखा जाए तो वो गवर्नमेंट की है, BSNL की है वो, है ना। वो क्या होता है बस कि स्पेक्ट्रम की रेंज होती है, स्पेक्ट्रम मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ये क्या होता है, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो जैसे कि हमारा जो सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो अलग अलग वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसीज की जो है रेडिएशंस को नीचे छोड़ रहा है, अलग अलग वेवलेंथ की, है ना, फ्रीक्वेंसीज को नीचे छोड़ रहा है। अब उसमें से हम लोग इमेजिन करके चलते हैं, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना अच्छा, ऐसा हम लोग इमेजिन करके चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब ऐसा है कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना अच्छा। तो अब वो क्या होता है कि देखो, ये शुरुआत है कि जैसा उसने क्या देखा कि ये जो कम्युनिकेशन टावर, जो अपना सैटेलाइट है, ये तो क्या कर रहा है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड कई सारे ऐसे रेडिएशंस उसने क्या किया, एमिट करके रखा, है ना। मान लो एग्जांपल के तौर पर से 100 हर्ट्ज से ले 1 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज तक के उसने एग्जांपल ले रहा भाई, है ना। हालांकि मेगा हर्ट्ज में रहता वो सब, 1 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज। तो मैं बोलूँगा कम से कम उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, 100 हर्ट्ज, है ना। तो बोले भैया देखो ऐसा है कि जितनी बड़ी वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी होती है। तो भाई क्या होता है, कंपनी वाले जो है ना बोली लगाते हैं कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक ही दो। अब तुमको मालूम जितनी कम फ्रीक्वेंसी यानी जितनी बड़ी वेवलेंथ उतना अच्छा सिग्नल, तो भाई वो बोली लगाते हैं हमको इतने में दो, हमको इतने में दो, ये हमको ये दो करके। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको सबसे हाई लेवल की जो है स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे तुमको। चलो ठीक है, 1 हर्ट्ज से लेकर तुमको फॉर एग्जांपल मैंने 10 हर्ट्ज तक के दे दिया, है ना। तुमको 1 हर्ट्ज से लेकर 10 हर्ट्ज तक के दे दिया। मान लो 10 वेव्स मैंने उनको दे दिया, तुम इस्तेमाल करो। मतलब मान लो कि 10 लोगों को तुम अपने सिम कार्ड्स बांट सकते हो। एक के पास 1 हर्ट्ज रहेगा, दूसरे के पास 2 हर्ट्ज, तीसरे के पास 3 हर्ट्ज का, ऐसा अलग अलग वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी का सिम कार्ड रहेगा। जब भी तुम सिम कार्ड मोबाइल में एंटर करते हो, तुम्हारे मोबाइल से वो सिग्नल निकलना चालू हो जाता है ना। और वो लिंक होता है सैटेलाइट से, टावर से सैटेलाइट, ऐसा सब लिंक होता है। जब भी कोई कॉल वॉल करता है, आपको मैसेज करता है, तो वो सैटेलाइट से लिंक होकर, अगर दूर है तो सैटेलाइट से लिंक होकर वो आप तक पहुँचाता है वो चीज़ें। तो उसमें ऐसा है कि वो रेंज बिक्री होती है सब चीज़ों की, है ना। मान लो जियो वाले ने, अंबानी जी ने सबसे जो अच्छा वाला क्वालिटी का उन्होंने वो खरीद लिया, है ना। बाद में 10 से लेकर मान लो 30 तक के शायद से वोडाफोन और आइडिया वालों ने खरीद लिए, 30 से लेकर 50-60 तक के, है ना, मान लो एयरटेल वालों ने खरीद लिए, है ना। एक बहुत पहले आया था, आप नाम भी भूल गया मैं तो उसका, डोकोमो नहीं, वो तो टाटा वालों का था वो, नाम भूल रहा हूँ यार उसको, बीच में बहुत चलता, बहुत सस्ता वाला, सबसे सस्ता देता था जो, नहीं रे, सबसे सस्ता देता था वो बहुत मशहूर था सबसे सस्ते के लिए वो ग्रीन वाइट का कुछ टेलीनॉर, यूनिनॉर उसका पहले हुआ करता था, यूनिनॉर टेलीनॉर, हाँ। तो यूनिनॉर और उसका भी कुछ और नाम कुछ और था पहले, यूनिनॉर और टेलीनॉर 3 बार नाम बदल गया। यूनिनॉर से भी पहले कुछ और नाम था उसका, जैसे वोडाफोन का पहले नाम हच था, मालूम है कि तुमको वोडाफोन का पहले नाम हच करके था, हच, HUTCH, हच। जब वो आया था यहाँ की वो हच करके नाम से था वो। और एक छोटा सा वो जो आता ना गब्बू कुत्ता आता, उसका वो हमेशा ऐड करता था वो हच का, तो वो हच कंपनी नाम था उसका। बाद में वोडाफोन हुआ, अब तो VI हो गया, तो बदलते रहते। तो खैर वो टेलीनॉर वाले ने क्या किया था मालूम क्या, अब मान लो कि जो पर्टिकुलर वेव है,
पर्टिकुलर जो वेव है उसकी जो कीमत होती है काफ़ी करोड़, मान लो कि 20 लाख करोड़ में होती है, मान लो उसकी कीमत होती है। तो उसने खरीद लिया था, कुछ 7-8 लाख करोड़ में खरीदा था, और उसके लिए उसने एक नेता को कि तुम सस्ते में बेचो, हमको वैसे भी ज़्यादा इस्तेमाल हो नहीं रहा, बोले कि खाली एकदम लो क्वालिटी की वेव है ये, हमको सस्ते में बेचो। तो उसके लिए उसने कुछ मिनिस्टर को 2 लाख करोड़ की रिश्वत दिया था उसने। पूरा था ना 20 लाख करोड़ का, 5-6 लाख करोड़ में खरीद रहा, 2 लाख करोड़ नेता को दे रहा, वैसे भी बहुत सारे बच जा रहे। तो इस तरह से उसने, क्योंकि वैसे भी वो लो क्वालिटी की वेव थी वो, तो उसमें सिग्नल्स प्रॉपर आते नहीं थे। तो मतलब तुम अगर नोटिस करेंगे तो इतना इशू था कनेक्टिविटी का, है ना, फ़ोन लगता नहीं था, आए दिन आउट ऑफ कवरेज एरिया, अपन भी लगाओ तो बात कट कट के आवाज़ आती थी, बहुत इशू। तुम्हारा इंटरनेट तो चलते ही, 3G तो बहुत ज़माने की बात है, 2G के ऊपर आज तक गया नहीं हो, है ना। तो वो इतना बुरा हाल था वो, कनेक्शन होता ही नहीं था। हम लोग जब भी उसमें फिर एक मैसेज आता, कितने % संभावना है कि आप टेलीनॉर किसी और को अपने दोस्त या रिश्तेदार को लेने की, आप वो क्या बोलेंगे इसको, सजेशन एडवाइस देंगे करके। मैं लिख के भेजता था 1%, 2%। तो फिर उनका फ़ोन आता था, क्यों है, क्या पीछे रीज़न है, ऐसा क्या। हाँ, वो तो वही क्या है। तो फिर वो पूछते थे क्या रीज़न है सर, आपने इतना कम % हमको क्यों रेटिंग दी है, ऐसा क्यों दिया आपने, आपका 5 स्टार रेटिंग चलता है ना, रेटिंग वहाँ पर % है, तो क्यों दिया आपने। मैं बोलता था कनेक्टिविटी इशू, ऐसा वैसा यूँ तो बताता। सर हमारे इंजीनियर्स उस बात पे वर्क कर रहे हैं। कुछ नहीं, इंजीनियर कितना भी वर्क करेंगे कुछ फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि तुमने सिग्नल ही लो क्वालिटी के खरीदे। तो भैया ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे आपके अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम होता है ना। अब तुम देखो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ते तुमको पता चलता कि सन से मान लो बहुत सारी अलग अलग टाइप की वेव्स बाहर निकल रही है ना। उसमें से एक ये वेवलेंथ से लेकर वो वेवलेंथ तक के एकदम तो हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ वाली, उसको बोलते हैं अपन अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। फिर अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रम्स आती है, विजिबल स्पेक्ट्रम आती है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आती है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम्स आते हैं। तो बात ऐसा है कि देखा ये गया था कि अगर सपोज करो इन स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करने के लिए एक खास डिवाइस होता है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। मैंने मोबाइल से निकाल दिया मैंने वो। तो उसमें ये देखा जाता था, मैं आगे कल मतलब ये जब आएगा आपका स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तब मैं उसको पिक्चर आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं थोड़ा सा ओरली बता देता हूँ कि ऐसा होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, देखो गौर से, यानी हर एक टाइप की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, हर एक टाइप की फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर पे नज़र आती, हर एक टाइप की, है ना। यानी कि अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ है तो 1.2 मेगाहर्ट्ज़ भी है, 3 मेगाहर्ट्ज़ भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, सारी फ्रीक्वेंसीज नज़र आती है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ कुछ उसमें से सिर्फ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही। मतलब मान लो कि मैंने नियॉन गैस जो रेटेड बल्ब है, ये हाइड्रोजन वाला जो है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बल्ब है उसको इलेक्ट्रीफाई किया। मतलब मान लो कि वो ट्यूबलाइट जो है, जो बताया नहीं था मैंने, उसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस है, और उसमें से रोशनी बाहर निकल रही, यहाँ पर से रेडिएशंस बाहर निकल रहे, और अब वो रेडिएशंस को मैं स्पेक्ट्रोमीटर में स्टडी कर रहा हूँ, वो रेडिएशंस को मैं स्पेक्ट्रोमीटर्स में स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं जब देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, 1 मेगाहर्ट्ज़, मैं देखो ये रैंडमली मैं अपने मन से कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ, है ना, ये रिलेटेड वैल्यूज़ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझ में आने के लिए रैंडमली ले रहा हूँ। जब वो एक्चुअल लेंगे अपन, जब एक्चुअल पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना। फिर पता चला बाद में 10 मेगाहर्ट्ज़, फिर बाद में पता चला 15 मेगाहर्ट्ज़, फिर बाद में पता चला 17 मेगाहर्ट्ज़। अच्छा, तुमको क्या नज़र आया यहाँ पे, है ना, आप सिर्फ कुछ खास वेवलेंथ्स मिल रहे हैं आपको। आप बोलेंगे ये 1 से 10 के बीच के वो रेडिएशंस कहाँ गए, है ना। अब ये सोर्स में और भी सारे वेवलेंथ्स होंगे ना, कई, तो बोले 1 से 10 वाले कहाँ हैं, 1 मेगा। मैं देखा कि अच्छा ये वेव को मैंने पकड़ के देखा, तेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसने बोला 1 मेगाहर्ट्ज़, है ना। दूसरी वेव को पकड़ के देखा तो 10 ही है। अब बोले 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ है ना, है ही नहीं वहाँ पे। फिर 10 के बाद मैंने क्या देखा, डायरेक्ट 15, तो बोले 11 12 13 14 कहाँ गया, है ही नहीं। अच्छा 16 कहाँ गया, है ही नहीं। तो मतलब तुमको क्या देख रहे कि जब भी तुम हाइड्रोजन गैस के बल्ब को तुम एक्साइट कर रहे, जब भी तुम हाइड्रोजन गैस वाले बल्ब को तुम एक्साइट कर रहे, तो उसमें से जो रेडिएशंस बाहर निकल रहे हैं उसको कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, तो इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। इसको क्या कहते हैं बेटा, स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। कि यहाँ पर सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू का ही निकलता है, स्पेसिफिक वैल्यू का ही वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकलता है, स्पेसिफिक वैल्यू का ही रेडिएशन निकलता है। ऐसा क्यों नहीं निकलता कि हर एक मुझको मिल रहा,
मेरे को इस मामले में ऐसा क्यों नहीं है कि मुझे हर एक कलर का या हर एक फ्रीक्वेंसी की वेव क्यों नहीं मिल रही, मुझे ये स्पेसिफिक क्यों नहीं कर रही। ये हालांकि ये जो स्टडी है ये शुरुआत हो गई थी 19th सेंचुरी में, मतलब 1800 में चालू हो गई थी। मतलब जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से पहले ये देखा जा चुका था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब उसके पीछे का कारण क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो जब वही सवाल फिर जे थॉमसन से पूछा गया कि जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल से पूछा गया कि भाई अगर ऐसा मामला है तो क्या पीछे रीजन है कि आपको जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रहे हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिल रहा है कुछ पर्टिकुलर मैटर से जब उसको एक्साइट किया जा रहा है। तो इसका जो जवाब था सर जे थॉमसन के पास नहीं था। तो ये इसका एक फेलियर माना जाता है। जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बात समझ रहे क्या? अपन पूरी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा मैं, पहले स्पेक्ट्रम क्या होता, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता, पूरा बताने की कोशिश कर रहा मैं, है ना। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता, पूरा हर एक वेव मिलेगी, है ना। 1 मेगाहर्ट्ज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर एक को आपको नजर आएगा, है ना। मैं जब भी उठा के देखूँ 1 वाला भी मिल गया, 2 वाला भी मिल गया, 3 वाला भी मिल गया, 4 वाला भी, है ना, ऐसा मिलेगा। समझ में आ रहा ना ये। मगर जब मैं आपके स्पेक्ट्रोमीटर में झांक के देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप आंखों से देख के अच्छा हाँ ये पकड़ लिया वेव मैंने, ऐसा नहीं, ये स्पेक्ट्रोमीटर से करना पड़ता है। तो भैया हमने जब देखा तो 1 मेगाहर्ट्ज का तो मिला, फिर उसके बाद बहुत सारे गायब रहे और फिर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू का ही मिला। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो आपने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम, ऐसा भी नहीं है आप सोच रहे होंगे सर वो पहले क्या हुआ सोचे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि वो पार्टिकल्स के टकराने की वजह से, उनके ऑसिलेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। मगर बाद में पता चला कि नहीं यार, ये कोई कॉन्सेप्ट जो है ना वो इनके कोलिजन से या उसके ऑसिलेशन से रिलेटेड नहीं है। ये कोई तो कॉन्सेप्ट है जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही है। कोई तो राज ऐसा छुपा है जो एटम के अंदर छुपा है। ये किसी ऑसिलेशन से लेना देना नहीं है, किसी के कोलिजन से लेना देना नहीं है। ये राज, इसके पीछे क्या है, ऐसा क्यों आ रहा, ये एटम के अंदर छुपा है। तो इसको देखने के लिए अपने को एटम को स्टडी करना पड़ेगा। तो जब जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया तो दूर दूर तो इसके बारे में कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ होगा, है ना। तो बहुत ही जल्द जो कहा जाएगा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो है वो बहुत बुरी तरह फेलियर साबित हुआ। तो उसको ज्यादा आगे कैरी आउट नहीं किया गया। फिर जो आदमी आए कि देखो कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे कि उसके बाद जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट माना जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, एटम का कहाँ चले गया, ये तो ड्यूअल नेचर का है। हाँ, उसके बाद इन द ईयर 1906 तो सर रदरफोर्ड ने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया। रदरफोर्ड साहब जो है अल्फा पार्टिकल के आपके रेडिएशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से जो अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं उनको लेकर वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया। अब वो आपके जो स्टूडेंट्स थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनका जो पहले का एक नाम था हैंस गेगर, और दूसरे स्टूडेंट का जो अर्न्स्ट मार्सडेन, ये दो साइंटिस्ट थे, हैंस गेगर, अर्न्स्ट मार्सडेन। और कहा यह जाता है, खास तौर से मेंशन किया है, ही वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। हाँ, ये सिर्फ 20 साल उनकी उम्र थी। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर रहा, वो रदरफोर्ड के अंडर स्टडी कर रहे थे। और उन्होंने जैसा कहा कि भाई जैसा कुछ खास स्टूडेंट्स रहते हैं भाई जो बहुत ज़्यादा फोकस हो गए कुछ चीज़ को स्टडी करते हैं, तो उसकी तरह से अर्न्स्ट मार्सडेन थे। उन्होंने कहा कि भाई अर्न्स्ट मार्सडेन कि भाई आप ये फलाना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। तो इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट सेटअप किए। इन द ईयर 1911 एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट को दो नाम से जाना जाता है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसी को कहा जाता है ना आपका गेगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, उसी को कहा जाता है ना। हालांकि उसका आइडिया कि कैसे कैसे करना है आपको, क्या क्या करना है आपको, उसका आइडिया किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। मगर परफॉर्म करने वाले कौन थे आपके, गेगर एंड मार्सडेन, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो उसके जो नतीजे सामने आए, तो उसके बेसिस पे सर रदरफोर्ड साहब ने एक नया कुछ एटॉमिक मॉडल दे दिया, जो आपके इस एटॉमिक मॉडल से बहुत ज़्यादा हटके था
और अभी जो प्रेजेंट एटॉमिक मॉडल है उससे काफ़ी ज़्यादा करीब था। 100% भी नहीं बोल सकता अभी मैं, है ना। उस मामूली सा कुछ एक प्रॉब्लम्स आई थी उसके अंदर, तो वो प्रॉब्लम्स का जवाब वो रदरफोर्ड साहब नहीं दे पा रहे थे। तो खैर हम लोग ये कहेंगे कि भैया वो काफ़ी हद तक के प्रेजेंट एटॉमिक मॉडल के जैसा था। आई के बात समझ में? तो ये पार्ट दिया गया है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया इस चैप्टर के अंदर कि क्या क्या है, कि शुरुआत कहाँ से हुई, है ना। शुरुआत आपके जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से हुई, है ना, उनके एक एक्सपेरिमेंट से हुई। ये पता चला कि एटम ही सबसे आखिर हिस्सा नहीं है, उससे भी बारीक, उससे भी छोटा कुछ होता है। फिर उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। फिर हमने देखा कि उनके एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड कई सारे सवालात थे। एक स्पेशली था स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, ना, तो वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होते हैं हमने ये थोड़ा बहुत डिस्कस किया, उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल जो पर्टिकुलर टॉपिक आएगा उसके अंदर। फिर बाद में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, रदरफोर्ड साहब ने कहा कि भैया ये फलाना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, है ना। फिर इन द ईयर 1911 उनके स्टूडेंट्स ने क्या करे, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और फिर उससे जो नतीजा आया हमको उस नतीजों को, उस रिजल्ट को स्टडी करना है। फिर ऑन दैट बेसिस रदरफोर्ड साहब ने क्या कंक्लूजन निकाला उसको भी हमें स्टडी करना है। आई बात समझ में? ठीक है, देन लेट्स गो फॉर द अनदर टॉपिक जो हमारा अगला है। चलिए, तो अब हमारा आ रहा है अल्फा 12.2 अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग and Rutherford's model of atom. Rutherford's model of atom. Alpha particle scattering and Rutherford's model of atom. जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ने वाले हैं, जो सब टॉपिक आएगा आपका, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ गेगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ गेगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर जो चीज़ें आने वाली है उसमें आप पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। फिर पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल वेरिएशन। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग at different angles। फिर उसके बाद आप उसमें पढ़ने वाले हैं कंक्लूजन पे के बारे में। फिर उसी में आप पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एनालिसिस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा 12.2.2 अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी।
अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी, और उसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसी के अंदर एक पार्ट रहेगा। और फिर लास्ट पॉइंट इस सब टॉपिक इसके अंदर जो आएगा आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स ये आएगा। तो जो सेकंड टॉपिक है उसके अंदर क्या क्या है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यहां तक के काफ़ी है। एटॉमिक मॉडल है ना, इसको अलग से दिया है कुछ बोर्ड एग्जाम में। ओके, पढ़ लीजिए। ट्राई करेंगे आज करने की। थ्योरेटिकल है, कुछ खास वो नहीं है, वो बहुत थ्योरेटिकल है। हाँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एनसीईआरटी में नहीं है, थ्योरेटिकली एनसीईआरटी में नहीं है, थ्योरेटिकली एनसीईआरटी में नहीं है, मन न्यूमेरिकल है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, लिखा है नहीं, जो बोला वही थी। नोट्स दे रहा हूँ ना उसके लिए, तो वो बहुत ज़्यादा थी थियरी इंट्रोडक्शन में, तो इसलिए मैं नोट्स तो दे ही रहा हूँ उसकी, तो मैंने लिखा है नहीं वो अननेसेसरी चीज़। मैं इसमें सिर्फ जो छोटे छोटे जो काम के पॉइंट्स है वही लिखाऊंगा मैं, है ना, इतना सब वो नहीं, एक सपने को उसको समराइज्ड वे में बनाने का है। चलिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे फोकस करते हैं। तो हमारा पहला जो पॉइंट रहेगा जो है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ गेगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट 12.2.1 एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ गेगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और उसमें सबसे पहला पार्ट जो हमारा है दैट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। तो देखो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले सबसे पहला यहां पर जो हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक लीड ब्लॉक रहता है। सब लोग अच्छे से पूरा एक एक चीज़ पे ध्यान दें। सबसे पहले हमारे पास एक लीड का ब्लॉक है जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डाला जाता है। इस लीड ब्लॉक में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिस्मथ को डाला गया था एक्चुअली। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बिस्मथ, एटॉमिक नंबर 83, एटॉमिक मास नंबर 214। तो इसे यहाँ पर डाला गया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खासियत क्या होती है बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, है ना। मतलब अगर आप उसको ऐसा रख दो तो लगातार उसमें से रेडिएशंस यानी पार्टिकल्स, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। आपको एक्साइट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकलते रहेंगे। तो ये इसमें से इस तरह से निकलते हैं। ऑफ कोर्स इसमें से कई सारे पार्टिकल्स निकले होंगे, उनमें से अल्फा पार्टिकल्स भी निकले होंगे। तो यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलते हैं इस तरह से। तो एज आई कैन सी कि यहाँ अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। बीच में कॉलीमेटर होता है। कॉलीमेटर का जो काम होता है उसको बस एक बारीक सी बीम में कन्वर्ट करना होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कॉलीमेटर भी, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कॉलीमेटर भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो कॉलीमेटर, तो इससे क्या होता है बेटा, फ़र्क क्या पड़ता है कॉलीमेटर होने से? चारों तरफ से दबाव आता है उसके अंदर, प्रेस होता है ना, ऐसा प्रेस नहीं होता वो। तो प्रेस होने की वजह से क्या होता, वो एक बारीक सी लाइन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं।
मतलब यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल बाहर निकले होंगे तो ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स के फॉर्म में निकले होंगे, मगर जब वो यहाँ से पास हो जाएगा कॉलीमेटर से तो वो एक बारीक पेंसिल लाइन के फॉर्म में आगे निकलेगा। ओके, फिर उसके सामने एक गोल्ड का फॉइल रखा जाता है, यहाँ रखा जाता है गोल्ड फॉइल, पतला सा गोल्ड फॉइल रखा गया। तो यहाँ मैंने 2 बेस से अटैच किया और यहाँ है मेरा गोल्ड फॉइल रखा हुआ, गोल्ड फॉइल। और मैं इसको भी बता दूं, ये अल्फा पार्टिकल्स है जो आगे बढ़ रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स इससे स्कैटर कैसे हुए होंगे उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट जैसा हम लोग कह सकते हैं, और उसके आसपास एक डिटेक्टर होता है जो गोल 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 घूमते रहता है। ये होता है डिटेक्टर। डिटेक्टर होता है ना, और जिसमें ये जो स्क्रीन होती है ये जिंक सल्फाइड से कोट की जाती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ थोड़ा चमक जैसा, एक थोड़ा थोड़ा चमक जैसा यहाँ पर इसका थोड़ी देर के लिए जनरेट होता है, वहाँ पर के निशान जो बताता है कि यहाँ पर आपके जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो कहाँ पर आए हैं, है ना। अगर डिटेक्टर में क्या होता है, बेसिकली माइक्रोस्कोप होता है, और जब वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ऐसा देखता है तो अगर मान लो यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं तो वहाँ ऐसा थोड़ा सा स्पार्कलिंग जैसा सेंस वहाँ पर आएगा, चमक जैसा आएगा वहाँ पे, यहाँ पे, मगर वो सिर्फ माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा, विद नेकेड आई वो ठीक से नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा होता है, ठीक है। अब ये सेटअप यहाँ पर इस तरह से सेटअप हुआ। और एक और ख़ास बात बता दूँ कि ये जो गोल्ड फॉइल थी उसकी थिकनेस जो होती है 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर्स के आसपास थी। थिकनेस वॉज 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर, काफ़ी ज़्यादा बारीक किया गया था, है ना। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम बाहर निकली थी उसकी जो पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी बोलूँगा मैं, एनर्जी जो रहेगी वो थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सेटअप था पूरा उनका गेगर एंड मार्जन साहब का, और अब वो एक्सपेरिमेंटली उसको स्टडी कर रहे थे कि यहाँ पर अब क्या होगा इस चीज़ को। सवाल ये भी आया होगा कि गोल्ड फॉइल ही क्यों, है ना, ऐसा क्यों नहीं किया आपने, कुछ और मटेरियल चुना, है ना। क्योंकि आप गोल्ड फॉइल की बारीक से बारीक पतली शीट्स बना सकते हैं, है ना। सिल्वर फॉइल के अंदर भी खासियत है ये कि सिल्वर फॉइल अगर आपने नोटिस किया होगा तो सिल्वर फॉइल आपने नहीं कहा, चांदी का वर्क लगाते हैं अपने मिठाइयों पे, तो वैसी गोल्ड का वर्क, मतलब गोल्ड का वर्क नहीं, सॉरी, गोल्ड की फॉइल को आप क्या कर सकते हैं, बिना फटे, वो बिना फटे आप क्या कर सकते हैं, उसको पतली पतली शीट्स में उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बस में। तो ये तो था आपका, हम लोग ने जो देखा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप करने के बाद हमें क्या नज़र आते हैं, क्या नज़र आता है यहाँ पे। हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, हमने यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, अपने अल्फ़ा पार्टिकल की बीम को यहाँ से सेंड किया। जैसे ही वो गोल्ड फॉइल से टकराता है तो हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि ये अल्फ़ा पार्टिकल में हल्का सा स्कैटरिंग हुआ, और वो स्कैटरिंग कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग हुआ और वो स्कैटरिंग कुछ इस तरह से था। आप देख सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो स्कैटरिंग हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है। अब ऐसा है कि ये जो मैंने क्या सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं अलग अलग एंगल्स पे जो स्कैटर हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ स्कैटरिंग, इसको मैं ग्राफिकली उसको प्लॉट करके देखता हूँ। फिर तो मैंने क्या किया, फिर ग्राफिकली प्लॉटिंग करने की कोशिश किया यहाँ पे। तो फिर यहाँ अगला जो पार्ट हमारा रहेगा ग्राफिकल वेरिएशन। मैं सिर्फ छोटा सा हेडिंग डाल देता हूँ, ग्राफिकल वेरिएशन, है ना। ग्राफ में सब कुछ समझ में आ जाता है कि क्या हुआ यहाँ पर खेल। तो ग्राफिकल वेरिएशन जब हम लोग स्टडी करते हैं तो देखिए एक्स एक्सिस पे मैं एंगल लूँगा, स्कैटरिंग एंगल थीटा, और फिर उसके बाद ये 0, 20, 40, 60, 80, 100,
120, 140, 160 एंड 180। ठीक है, तो ये रहा फिर यहाँ पर आपका नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, तो ये आएगा 10⁻⁷, 10⁻⁶, 10⁵, 10⁴, 10⁻3, 10⁻1। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करता हूँ तो जो अकॉर्डिंगली जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, क्या नाम है इनका, गेगर एंड मार्सडेन में, तो उसके हिसाब से अगर मैं प्लॉटिंग करूँ, जानते रफ कर लेता प्लॉटिंग में, कहाँ की चीज़ को बारीकी से करते फिरूँगा, तो कुछ ग्राफ इस तरह से बना था। थोड़ा मैं यार डिफरेंट आया होगा, थोड़ा और नीचे आना चाहिए वो एक्चुअली प्रैक्टिकली के हिसाब से। कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, है ना, ग्राफ, मतलब हाइपरबोलिक कर्व मिलता है, इन शॉर्ट हाइपरबोलिक कर्व मिलता है। तो अब ये कर्व को देख के क्या समझ में आ रहा है हमको, कि देखो इस कर्व को देखने में ये पता चला कि ओनली 0.14% जो पार्टिकल्स है उनका एंगल जो है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो था वो 1 डिग्री से ज़्यादा था, है ना, 1 डिग्री से ज़्यादा। 1 डिग्री कितना होता है ना, इतना सा होता है 1 डिग्री, यूँ ज़रा सा सर के कहो, है ना। तो तुम सोचो 0.14%, है ना, मतलब कितना हो रहा, 100 में 0.14, 10,000 में 14 पकड़ लो, है ना, 10,000 में 14। तो 10,000 में अगर 10,000 पार्टिकल्स तुमने सेंड किए होंगे तो सिर्फ 14 पार्टिकल्स थे जो थोड़ा सा 1 डिग्री से बड़ा एंगल हुआ होगा उनका, 1 डिग्री से बड़ा एंगल। बाकी के जितने भी थे, मतलब 9,986 है ना, 9,986 पार्टिकल्स सीधा सीधा चले गए बिना किसी डेविएशन के, बिना डेविएट करे इधर उधर, सीधा सीधा चले गए, अपना बिना रुख बदले डायरेक्टली आर पर चले गए। बस 0.14% जो है 1 डिग्री से ज़्यादा का उनका यहाँ पर हम लोग ने देखा एंगल डेविएट हुआ। और 1 in 8,000 उनका एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री से, 1 in 8,000 उनका 8,000 में एक, उसमें से आपने देखा उनका एंगल ऑफ डेविएशन हुआ होगा 90 डिग्री से ज़्यादा। मतलब ये तो रेयर था, ये वेरी रेयर, है ना। और फिर 1 in millions, है ना, 1 in millions बोलेंगे आप, जो 180 डिग्री के एंगल से वापस आए होंगे, है ना, टकरा के, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, है ना, रेयर, वेरी रेयर एंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जो 180 डिग्री, है ना, 1 in millions जो है पार्टिकल जो टकरा के सीधा यूं जाके वापस आया, है कि नहीं। अब इस चीज़ से हमें क्या चीज़ का पता चल रहा है, क्या चीज़ का है, कि भैया पहली बात तो यहाँ साफ समझ में आ गया, रदरफोर्ड साहब ने जो एटॉमिक मॉडल दिए थे वो तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भैया अगर रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल लेते हैं हम लोग, तो देखो हर एक ऐसा, कई सारे ऐसे बॉल्स आ जाएंगे यहाँ पे एटम्स के, है ना। तो अगर आप अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर अगर आप उसको इमिट करते हैं तो जो ऐसा आर पर चला गया ना, है ना, इससे ये साबित हो रहा कि एटम काफ़ी हद तक की खाली जगह है, एटम काफ़ी हद तक के क्या है, खाली जगह है। अगर मान लो, क्योंकि खाली जगह तभी तो आर पार चलेगा ना सीधा सीधा, है कि नहीं। और अब अगर मैं सॉरी जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, नॉट रदरफोर्ड, अगर मैं जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल यूज़ करता हूँ तो भैया ये तो बिल्कुल उलट हुआ था, क्योंकि जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से ये खाली जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ तरबूज है ना। तो फिर तो वो पार्टिकल बहुत सारे स्कैटर होके वापस आते थे, ये इधर उधर 90 डिग्री से ज़्यादा उनका एंगल ऑफ डेविएशन होता था। मगर ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में हुआ। आई कि नहीं आई बात समझ में आपको ये। तो ये दो चीज़ों को हमने स्टडी किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक था ग्राफिकल वेरिएशन। फिर इससे कंक्लूजन जो निकला, कंक्लूजन में ये निकला कि देखो भाई कोई भारी चीज़ रही होगी बीच में जिसने अल्फा पार्टिकल को क्या कर दी, डेविएट कर दी।
है ना। अरे भाई सिंपल सी बात बताओ मुझे, अगर ये पेन से मैं ये दूसरी पेन को मारूंगा तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके चला जाएगा, ये पेन है ना, टकरा के आगे बढ़ा होगा, है ना। या कोई भी दूसरी चीज़ को मान लो कोई हल्की सी चीज़ है, जैसे इस चेयर को बॉल से मारा होता मैंने, तो ये चेयर थोड़ा सा तो सरकी होती है ना। अब यहाँ हम लोग ने देखा कि यहाँ पर भैया अल्फा पार्टिकल चला गया अपना रास्ता बदल के, अल्फा पार्टिकल अपना रास्ता बदल के चला गया, और वो काफ़ी हद तक तो अल्फा पार्टिकल्स आर पार चले गए। तो भाई बोलेंगे अपन, खास बात एक चीज़ है, कुछ तो है इस रास्ते में जो बीच में है एकदम बहुत ज़्यादा मैसिव है, बहुत ज़्यादा मैसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा मास ज़्यादा है, वजनदार है, मगर बहुत छोटा है। बहुत ज़्यादा मैसिव है मगर बहुत ज़्यादा छोटा। मैसिव का हमेशा मतलब मीनिंग बड़ा मत निकालो, है ना। मास बहुत ज़्यादा है, मतलब मटेरियल बहुत ज़्यादा एकदम पैक्ड ऐसे हैं। मैसिव है जैसे मान लो एक प्लास्टिक का बॉल और एक कॉर्क का बॉल आता है ना। साइज तो सेम होता है ना, मगर वेट में जैसे मैसिव कौन होता है, कॉर्क का बॉल जैसे मैसिव होता है कि नहीं। तो उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा वजन होता है अपने प्लास्टिक के सादे बॉल के मुकाबले, तो वैसा ही कुछ तो बीच में है जो बहुत ज़्यादा मैसिव है, जिसने डेविएट कर डाला अल्फा पार्टिकल्स को, है ना, जिसने डेविएट कर दिया अल्फा पार्टिकल्स को। और हम देख रहे हैं कि भैया वो अल्फा पार्टिकल्स को ओवरलैप करके चले गए आगे, ज़्यादातर तो ओवरलैप करके चले गए। हाँ, वो साइज़ छोटा क्यों हो रहे तुम, अगर साइज़ बड़ा होता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए होते एट द एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री 90 डिग्री, है ना। तो भैया देखो खास बात, सामने वाली चीज़ अपनी जगह से हटी नहीं, है ना। आपकी गोल्ड फॉइल के अंदर छेद हो गया कि अल्फा पार्टिकल डालने से नहीं हुआ, मतलब वो जो सामने वाली चीज़ थी वो अपनी जगह से हटी नहीं, वो अपनी जगह पे मजबूत सी से टिकी हुई है। ये कब पॉसिबल है, अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो, वजनदार हो, है ना, उसके अंदर मास क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, अल्फा पार्टिकल के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि तुमने इतनी हाई एनर्जी के साथ भेजे थे इसको, है ना, अल्फा पार्टिकल, है ना। फिर भी वो चीज़ अपनी जगह से हटी नहीं, अल्फा पार्टिकल ने अपना रास्ता बदल लिया, है ना। और आप सोच रहे होंगे कि अगर रास्ता बदले तो ज़्यादा रास्ता बदलना था, बदल सकते थे अगर वो चीज़ बड़ी होती तो। वो जो ताकतवर चीज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा छोटी है, इसी कारण से वो क्या हो रहा है, वो इधर उधर डेविएट, मतलब बहुत कम डेविएशन हुआ, और ज़्यादातर खाली जगह होने की वजह से वो आर पार चला गया। आई क्या बात समझ में आपको। उसके आसपास नेगेटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि एटम एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो आसपास नेगेटिव चार्ज भी होगा, मगर वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हल्का होगा। जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हल्का होगा, है ना, बहुत ही हल्का होगा, इसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा हल्का होगा, है ना। और तभी आपके अल्फा पार्टिकल्स पर उनका असर नहीं पड़ा, है ना, अल्फा पार्टिकल्स का कोई असर नहीं पड़ा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि भैया मान लो किसी ने बंदूक की गोली फायर किया, जैसे गोली फायर की गई है, यहाँ से एक बुलेट फायर की जा रही है ना, और तुम सोच रहे हो कि साइड में मैं खड़े रहूँगा मैग्नेट पकड़ के और उसको टर्न कर लूँगा, वो पॉसिबल होता क्या, है ना। वो भी तुम लुल मैग्नेट लेके आ जाओ, एकदम छोटा सादा वाला जो अपने को मिल जाता कहीं भी जनरल स्टोर पे, है ना, वो वाला मैग्नेट लेके आओ, और तुम यूँ पकड़ेंगे, ऐसा सोचेंगे रास्ते से, है ना। अब साला पता नहीं आगे जाके कोई एक साउथ इंडियन हीरो, है ना, इस चीज़ को आइडिया में पकड़ ले रहे, हाँ ये, है ना, बोले हाथ से तो नहीं, बोले मैग्नेट से पलटा देते हैं, भले ही आइडिया आ गया, बोले, है ना। अगर मेरा वीडियो देखा उसने तो भाई जरूर आएगा आइडिया उसको, है ना, है ना, उसको कॉपीराइट का अपन मारेंगे इश्यूज़ पे मगर। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखते हैं अगर मैग्नेट इस तरह से यहाँ पर है तो तुम वो बताओ बुलेट को रोक सकता क्या, नहीं, क्योंकि बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका जो मोमेंटम, उसके सामने मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है ना। तो ये साफ समझ में आ रहा कि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज का, है ना, इस अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग पे कुछ असर नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है, नेगेटिव चार्ज है मगर इतना कम है कि इसको अल्फा पार्टिकल कुछ भी लेना देना नहीं है उससे, है ना। तो भैया इससे ये साबित हो गया कि नेगेटिव चार्ज तो हो गई, ऑफकोर्स आसपास हो गई उसको, तो फिर बोले वो कैसा होगा भैया, उतना कमज़ोर होगा, इतना हल्का होगा उसके मुकाबले कि नेगेटिव चार्ज उसको डेविएट नहीं कर सकता। तो ये इतना, ये सब ऑब्जर्वेशन हुआ। अब ऑन दैट बेसिस फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, ये कंक्लूजन हुआ जो मैं सारी बातें बोला। अब फिर उसके ऑन दैट बेसिस रदरफोर्ड ने आपका क्या दिया, एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया। उन्होंने रिप्रेजेंट ये कहा कि देखो भाई, किसी भी एटम का एंटायर मास जो होता है,
अराउंड 99.99% ऑफ मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, है ना। मैं ये लिख देता हूँ, चीज़ें लिखता हूँ ख़ास तौर से। ये डायग्राम बनाना चाहोगे आप? बना लिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो अब हम लोग जो देख रहे हैं, है ना, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। प्लीज फोकस ओवर हियर, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या कहता है हमको? पहले तो इन्होंने कहा भैया देखो, जैसे ना बीच में कुछ तो बहुत भारी चीज़ मौजूद थी यहाँ पर, है ना, और पूरा स्पेस खाली है। तो पहला हम लोग कहेंगे द एंटायर मास ऑफ एटम, द एंटायर मास ऑफ एटम 99.99% is concentrated in the nucleus and the electrons revolve around it, and the electrons revolve around it in circular orbit. Electrons revolve around it in circular orbit. ठीक है, तो भैया यहाँ हम लोग देखेंगे कि ज़्यादातर जो मास है 99.9% किसी एटम का, वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? सेंट्रल कोर में, जिसको न्यूक्लियस में, मतलब पहली बार यहाँ पे न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट निकला, है ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर। तो बोले भैया ये, इसीलिए न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है इसको, एटॉमिक, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है। तो पहली बार उन्होंने कहा किसी ने कि भैया जैसा एक उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, बिल्कुल किस तरह से? प्लानिटरी मोशन के ऐसा, जैसे सन के अतराफ सब कुछ रिवॉल्व होता है इन एंड सर्कुलर ऑर्बिट और इलेप्टिकल ऑर्बिट, अगर बात बारीकी से देखे तो, है ना। क्योंकि उस वक्त तक के क्या है, प्लानिटरी मोशन को हद तक स्टडी कर चुके थे इंसान ने ये देखा कि भाई हर कुछ ना कुछ आपके मतलब कहा जाएगा किसी न किसी चीज़ के आगे रिवॉल्व कर रहा है। हमने देखा कि हमारा देखो मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, सन रिवॉल्व कर रहा है गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड, गैलेक्सी रिवॉल्व कर रही है क्लस्टर के सेंटर के अराउंड, क्लस्टर रिवॉल्व कर रहा है यूनिवर्स के सेंटर के अराउंड, यूनिवर्स रिवॉल्व कर रहा है मल्टीवर्स के सेंटर के अराउंड, है ना, हाँ मल्टीवर्स। तो वही आप देखेंगे कि ये इतना सब कुछ रिवॉल्व हो रहा है। ऑन दैट बेसिस ही, जैसा कि हमारा जो एक बनाया गया कि आप भी जब आप हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, तवाफ़ करते हैं ना आप, क्योंकि आप सेंटर अर्थ का मान के चलते हैं काबा को, तो आप उसके अतराफ रिवॉल्व करते हैं, है ना। तो वही बेसिस को माना गया कि भाई कि आप एक सेंटर मान के चलते हैं कि ये हमारा सेंटर है ना, हमारी बुनियाद यहाँ से करके। तो वही चीज़ों जो बुनियाद आप मान के चलते हैं, इसीलिए उस चीज़ को आप रिवॉल्व करते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पर मुस्लिम्स जो है वो क्या करते हैं, अर्थ पे जैसे काबा को मानते हैं अपना बुनियाद, अपना सेंटर, और उसके अतराफ रिवॉल्व करते हैं। तो वैसे ही किसी एटम की बुनियाद क्या है? न्यूक्लियर। एवरीथिंग इज कॉन्सेंट्रेटेड इन व्हाट? न्यूक्लियर, और इलेक्ट्रॉन उसके अतराफ रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही बेसिस पे आधार बना के उन्होंने एक रिप्रेजेंट किया एटॉमिक मॉडल कि हाँ भाई ये एटम कुछ इस तरह से होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अतराफ सर्कुलर या इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ही बोला जाएगा। और कहा जाएगा आगे फिर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and has majorly empty space, है ना। एटम जो है इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है, और ज़्यादातर जो उसकी जगह है, उसकी जो स्पेस है वो क्या रहती है? खाली होती है ना। ज़्यादातर उसकी जो स्पेस होती है वो खाली होती है। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड मेजरली इट हैज़ एम्प्टी स्पेस, ज़्यादातर उसकी जगह क्या होती है? खाली होती है, ठीक है। और
अब अगर मैं बात करूं साइज को लेकर, तो रदरफोर्ड suggested that the size of nucleus is around 10 raised to power minus 15 meters to 10 raised to power minus 14 meter, and the size of atom was known to be 10 raised to power minus 10 meters. तो देखो साइज ऑफ एटम तो उस वक्त तक के पता चल गया था कि अराउंड 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर होगा, मगर रदरफोर्ड साहब का मानना था, है ना, कि न्यूक्लियस का जो साइज होगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 से लेकर 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 मीटर तक के होगा, यानी कि अराउंड 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना छोटा न्यूक्लियस का एटम साइज। जैसे फॉर एग्जांपल इस बोर्ड को अगर आप थोड़ी देर के लिए एटम पकड़ के चलते हैं, ये बोर्ड आपका एटम है, तो मैं ये जो छोटा सा डॉट बना रहा हूँ ये न्यूक्लियस रहेगा, है ना, ये जो छोटा सा डॉट रहेगा न्यूक्लियस रहेगा, बाकी जो जगह नज़र आ रही है आपको सफ़ेद कलर की वो पूरी खाली जगह है ना। अब तुम सोचो इससे भी छोटा, है ना, अगर मैं हाइड्रोजन के एटम को कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये न्यूक्लियस सबसे आसान हाइड्रोजन एटम ही है, उसके पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो भैया उससे ही सबसे आइडियल होता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के एटम करूँ तो मैं शायद इससे भी छोटा मैं कैसे बनाऊँ, मैं समझ में नहीं आ रहा ऑलरेडी। चलो थोड़ा सा जानबूझ के इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, है ना। तो आप छोटा एकदम कोशिश भी किया, नहीं जमा, फिर भी नहीं बना तो चलता इमेजिन कर लो बोले, है ना। तो अगर सपोज करो ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा एटम आपका हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, पता नहीं कौन से शेल में होगा अभी फिलहाल, है ना, वो भी कोई भी शेल पर्टिकुलर इनफाइनाइट शेल्स है ना उसके। तो भाई अब ये एक पर्टिकुलर शेल में होगा, वहाँ उसके तरफ ये ऑर्बिट में होगा, यहाँ से ऐसा गोल गोल घूम रहा होगा, है ना। अब पूरी पिक्चर को इमेजिन करो, वो वहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है ना, अब ये यहाँ से जा रहा, अब जगह देखो तुम उसकी, है ना, कितनी खाली जगह है, तो पूरा वो आर पार चला जाएगा। बस यहाँ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स मौजूद है ना, तो ये देखो रिपल्सिव फोर्स मौजूद है, बस यही हल्का सा डेविएट करेगा, मगर देखो इतने पूरे एटम में ये इतना है, सेंटर में यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स मौजूद है, तो इसी वजह से डेविएशन मामूली सा है, छटाक भर का, है कि नहीं। और ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही बारीक चिरिक है, तो भाई वो क्या कर पाएगा बेचारा, वो उसको क्या मतलब क्या अल्फा पार्टिकल, जो भी इतनी हाईली एक्सीलरेटेड अल्फा पार्टिकल, उसको क्या मोड़ पाएगा वो, है ना। आई बात समझ में। चलिए फिर उसके बाद हमने जैसा ब्रीफ एनालिसिस में यही बातों को स्टडी किया यहाँ पे, कि यहाँ पर हम लोग जो रिपल्सिव फोर्स उसको फील हुआ होगा, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि देखो जब ये यहाँ पर से आया होगा अल्फ़ा पार्टिकल और वो डेविएट हुआ होगा या फिर रिटर्न भी हुआ होगा, चांसेस है कि रिटर्न भी हुआ होगा, तो हमने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स की वजह से हुआ होगा। और स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स किस किस के बीच में, अल्फ़ा पार्टिकल के बीच में। अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, ट्वाइस ई, और फिर उसके बाद आपका इसका चार्ज क्या हो जाएगा आपके गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 79। चलो गोल्ड कोई भी मटेरियल समझो ना, Z पकड़ के चल लो, तो अगर मान लो कोई भी XYZ मटेरियल है, उसका Z एटॉमिक नंबर है, तो भैया यहाँ हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल आया वो डेविएट हो गया, यहाँ से हो सकता है लार्जर एंगल से, जो भी डेविएट होगा, मतलब यहाँ पर जैसे ही वो करीब में पहुँचा इतने डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर क्या एक्ट हुआ उसको, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। और इस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स को आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4πε0 ट्वाइस E इंटू ZE अपॉन R², ट्वाइस E इंटू ZE अपॉन R²। तो इस चीज़ से आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग जो रिपल्सिव फोर्स आ रहा है। अब ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब वो क्यों, ये हम लोग जो बता रहा हूँ मैं, ये सारी की चीज़ें ये एनालिसिस में आता है। तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट कर पाया,
तो मैं उससे नियर अबाउट साइज ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकता हूँ। बोले साइज ऑफ एटम कैसे? आप इमेजिन करो सिंपली कि अगर मान लो कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया आया आया, तुमको मालूम है जितना करीब जाएगा उतना फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ रहा, अब यहाँ तक पहुँचा ऑलमोस्ट, और वो यहाँ से रिटर्न हो गया, है ना। तो ये भाई एकदम टकराया थोड़ी होगा आपस में, टकराया होता तो वो तो मोशन हो गया होता कुछ ऐसा, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स हो गया, यहाँ से रिटर्न हो गया, यहाँ से आया वो अल्फा पार्टिकल आया, ये न्यूक्लियस है हमारे गोल्ड फॉइल का, यहाँ से ऐसा ये रिटर्न हो गया, है ना, हल्का सा यहाँ तक आया होगा। तो अब अगर मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल पाऊँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, न्यूक्लियस के सेंटर से ये जो जहाँ से रिटर्न मारा उसने, है ना, तो वो अगर मैं कैलकुलेट कर पाऊँ तो उससे मैं नियर अबाउट एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ 100% एक्यूरेट तो नहीं निकलेगा, बट मैं नियर अबाउट अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना है ना, उसका रेडियस अगर अपन निकाल पाए किसी तरह से तो आप उससे न्यूक्लियस का साइज़ पता लगा सकते हैं, है ना। इसीलिए ये इसका इतना इंपॉर्टेंस होता है, ये फॉर्मूला, ये जो सब आया कि ये जो आपको स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, देखो गोल्ड तो काफ़ी ज़्यादा हैवियर है ना, गोल्ड तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो एज़ कम्पेयर टू कहा जाएगा आपके अल्फा पार्टिकल, है ना। तो जो भी है, जब भी वो अल्फा पार्टिकल आया होगा गोल्ड से इधर से टकराना बोले तो एक्चुअल कोलिजन नहीं होता, बस उसका डायरेक्शन वो सब चेंज होता है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे जाके देखेंगे इसी फॉर्मूले को, जैसे कि एनसीईआरटी में इसके अंदर नहीं दिया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बट मैं आगे इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी के बाद, है ना। तो भैया आप देखेंगे इसी फॉर्मूले के मदद से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की गई, और पोटेंशियल एनर्जी की मदद से आपने फिर कैलकुलेट किया आपका रेडियस या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे अभी आपका बिटवीन ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। चलो ये लिखना है, लिख लीजिए आप इसका, ये 3 पॉइंट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हम आगे बढ़ते हैं फिर अगले पॉइंट पे। क्या चीज़? अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री? नहीं, तो अभी तो हम देखो, हम लोग को आगे नहीं जाना है अभी, हम लोग कहाँ चल रहे, हम किसके साथ हैं? रदरफोर्ड के साथ में अभी, है ना। अभी आप 2024 में मत आओ, है ना, अभी आप चलो भी कहाँ पर, आपके 1911 में। ऐसा इमेजिन करना है हमको कि हम 1911 में जी रहे अभी, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के साथ है, और ऐसा इमेजिन करके चलो कि ऐसा ऐसा हो रहा, हम ये ऑब्जर्वेशन देख रहे। अभी आगे के नॉलेज मत घुसेड़ो आप इसके अंदर, है ना। ये ट्रैजेक्टरी वाला पार्ट भी जो है, बस मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा आपको बस पढ़ लेना एक बार, कुछ खास वो इतना मुझे नहीं लगा वो, ठीक है। देखो अब हमारे पास, हाँ मैं टाइटल तो डाल दूँ पहले, 12.2.2 अल्फा पार्टिकल ट्रैजेडी बोल देंगे नहीं तो, टारगेट न्यूक्लियस। तो ये अल्फा पार्टिकल जो एकदम सामने आ रहा था, उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। ये दूसरा अल्फा पार्टिकल जो अपने आप को डेविएट कर लेता है विथ लार्जर एंगल। बड़ा बातें मत करो, नालायकों जैसा बिहेव मत करो, ये थोड़ा सा ठीक है। क्या हो गया? ऑल ओके?
नहीं। तो चलो इधर ध्यान दो बेटा। तो हम लोग बात कर रहे थे अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी की। ट्रैजेक्टरी क्या होता है? पाथ फॉलोड को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी यानी अल्फा पार्टिकल के पाथ जो फॉलो करेगा वो, तो उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं ब्रीफली। तो हम क्या यहाँ पर नोटिस करते हैं, नोटिस ये आता है कि जितना इसका इम्पैक्ट पैरामीटर कम रहेगा, जितना इसका इम्पैक्ट पैरामीटर कम रहेगा, उतना ज़्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलेगा, है ना। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर होता है डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, और ये है आपका सेंटर ऑफ मास जिसको हम लोग कहेंगे ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, नहीं सॉरी, न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, उनके बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर। और ये इम्पैक्ट पैरामीटर जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा, है ना। जैसे कि हम लोग देखेंगे इस वाले पार्टिकल का, ये वाला पार्टिकल, ये देखो सेंटर ऑफ मास पे एग्जैक्ट, ये कहाँ पर है? एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास पे आ रहे हैं। तो देखो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर तो 0 है, और आपने नोटिस किया ये जाकर वापस आ गया एकदम, है ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ रहा है, एंगल 180 डिग्री से कम होता जा रहा, कम हुआ, कम हुआ, कम 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 होता चला जाएगा। और फिर आप देखेंगे एक सर्टेन रेंज के बाद, भाई जब इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा होगा तो अल्फा पार्टिकल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। तो बस इसी चीज़ के एक्सप्लेनेशन को आपको एज रिप्रेजेंट किया है एज अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी, है ना। Again, this is necessary, this part is necessary to determine the size of the nucleus and as well as the atom, ठीक है। और अब जब मैं बात कर रहा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, है ना, जनरली मैं दूसरी चीज़ बात कर रहा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हम लोग क्या देखते हैं बेटा? अब देखो यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ काइनेटिक एनर्जी, देखो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल आया होगा, इमेजिन करो ये जो अल्फा पार्टिकल इधर आ रहा होगा, it will be having certain kinetic energy, it might be having certain kinetic energy। ये kinetic energy से आया 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 आया, अब जैसे जैसे उसे करीब आ रहा होगा तो उसकी kinetic energy हो रही होगी कम, और क्या हो रहा होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा। kinetic energy कम हो रहा होगा क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा बढ़ रहा होगा ना उसका, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा, बड़ा बड़ा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा, kinetic एनर्जी कम। और जब ये यहाँ पहुँचा, ये मोमेंटरीली रेस्ट पे होता है और फिर वो रिटर्न हो जाता है। तो जब वो यहाँ पहुँचा होगा, उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी काहे में कन्वर्ट हो चुकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस स्टेज इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट दिस स्टेज। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि देखिए भैया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को मैं जस्ट के करके लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकता हूं? तो -1/f वो लिख सकते हैं, मगर अभी अपन ट्वाइस EZE अपॉन R लिखेंगे। याद है ना, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़े हैं। तो 1/4πε0 Q1Q2/R होता। तो Q1 बोले तो ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है? ट्वाइस E। ZE बोले तो ये जो भी आपके सामने न्यूक्लियस रखा गया होगा, जो भी एटम होगा उसका न्यूक्लियस होगा, उसका एटॉमिक नंबर Z होगा, उसका चार्ज, तो ZE/R। चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि R को इधर ले लूँगा, 1/4πε0, है ना, ट्वाइस ZE²/R, ट्वाइस ZE², सॉरी R नहीं, के। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूले से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? R, है ना। और ये आपका R क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि सबसे ज़्यादा नज़दीक वो कहाँ तक पहुँच सकता है, वो उसकी वैल्यू है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो लिख लीजिए ये चीज़ को लेकर, ठीक है। बाकी का मैं जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स और तो दो छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं वो कल देखेंगे अपन, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ,